प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक पहचान, उसकी भाषा भी होती है। विश्व इस बात का भी साक्षी है कि अनुप्रयोग की भाषा, तकनीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा साहित्यिक या बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है और होनी भी चाहिए। अनुप्रयोग की भाषा अवधारणात्मक शब्दों पर, पारिभाषिक शब्दों पर निर्भर करती है, आधारित होती है। ये शब्द एकार्थी, एक रूपी होते हैं। इन शब्दों में स्रोत शब्द की अवधारणा को विधिवत उपस्थित किया जाता है, आत्मसात किया जाता है। इन शब्दों के निर्माण के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। ये शब्द अधिकांशतः कृत्रिम या बनाए गए, गढ़े गए शब्द होते हैं, इसलिए ये कठिन होते नहीं, कठिन प्रतीत होते हैं। वस्तुतः कठिन तो वह होता है जो हमें ज्ञात नहीं है, जिससे हम अवगत नहीं है, जिसका हमें बोध नहीं है, जिससे हम भिज्ञ नहीं है। सरल वह होता है जो हमें आता है या जिससे हम परिचित होते हैं। अतः हिंदी की शब्दावली कठिन या दुरूह है, यह या तो भ्रम है या दुराग्रह। कुछ तथाकथित विद्वान मंचों से यह बात दोहराते हैं कि हिंदी की शब्दावली बोलचाल की होनी चाहिए। वे नहीं जानते कि तू, तुम और आप में क्या अंतर है। वे नहीं जानते कि वैचारिक एवं अनौपचारिक दो रूप भाषा के होते हैं। वे नहीं जानते कि जिस किसी भी भाषा में मित्र को, माता पिता को या भाई बहन को पत्र लिखा जाता है, उसमें भी परस्पर अंतर होता है। जबकि अधिकारी या कर्मचारी को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा तो नितांत औपचारिक होती है, भिन्न होती है, मर्यादित होती है। वास्तव में हर अनुशासन की अपनी एक भाषिक अस्मिता और मर्यादा होती ही है। उन्हें आपस में विनिमय से तोड़ा नहीं जा सकता। सब्जी बेचने वाले व्यक्ति की भाषा, रिक्शा चलाने वाले मेहनतकश व्यक्ति की भाषा, या रद्दी खरीदने बेचने वाले व्यक्ति की भाषा, प्रेमी प्रेमिका की भाषा, कंप्यूटर की भाषा, गणित की भाषा पूरे विश्व में भिन्न भिन्न होती ही है। अतः अनुप्रयोग की भाषा, विभिन्न अनुशासनों की भाषा कभी भी एक सी नहीं होती, हो भी नहीं सकती। यह भ्रम है और इस भ्रम को फैलाया जाता है। यही संकट भारतीय स्वतंत्रता के समय आया था कि साहित्य या कविता की भाषा में देश चलाया नहीं जा सकता। उसी समय हिंदी की अनिवार्यता क्यों नहीं की गई, यह प्रश्न भी हमारे मन में बार बार आता है। जब हम आज़ाद हुए तो हम हिंदी को लागू कर देते। इसका कारण संभवतः राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता देना था, जो संभवतः उचित भी था। यही कारण है कि सन 1947 से 1948 तक हम केंद्र सरकार की राजभाषा तय नहीं कर सके। विमर्श और चर्चा परिचर्चाओं के पश्चात हमारे चिंतकों, विचारकों ने, भविष्य दृष्टाओं ने 14 सितंबर 1949 को जाकर विचार विमर्श के बाद, सर्वेक्षण आदि के बाद हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा घोषित किया। किंतु मजबूरन अंग्रेजी की बैसाखियां इसलिए पकड़नी पड़ी क्योंकि हमारे पास अपनी डिक्शनरी, अपनी ग्लॉसरी, अपनी शब्दावली, अपनी प्रयुक्तियां, अपने पत्र, अपनी टिप्पणियां, इसकी एक सशक्त परंपरा नहीं थी। हिंदी के पास अवधारणात्मक शब्द नहीं थे, जो कि 1961 के बाद जब वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हुआ, उसने कार्य करना प्रारंभ किया, वो शब्दावली बननी तब शुरू हुई। हिंदी अनुप्रयोग का अनुभव भी हमारे पास नहीं था, ज्ञान भी नहीं था। उपन्यास, कहानी की भाषा, कविता की भाषा, शासन की भाषा नहीं बन सकती थी। परिणामतः अंग्रेजी सह राजभाषा बन बैठी। इस दृष्टि से यदि यह कहें कि आज शासन प्रशासन पर अंग्रेजी का बड़ा उपकार है, तो संभवतः किसी सीमा तक वह गलत नहीं है, क्योंकि हमने अंग्रेजी शब्दावली की तर्ज पर ही हिंदी के शब्द बनाए, गढ़े, निर्मित किए। हमारे पास अच्छी खासी अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली आज उपलब्ध है, जिसकी संख्या 9 लाख के आसपास है। आज यदि हम हिंदी अनुप्रयोग को लेकर चलें तो उसका मूल कारण है कि लगभग 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमें यह ज्ञात हुआ कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं रही, भाषाविदों की भी कोई कमी नहीं रही। समस्या तो यह बनी कि भिन्न भिन्न अनुशासनों के स्थापित विद्वान अपनी अपनी पटरी पर खूब काम करते रहे और भाषाविद अपनी अपनी लाइन पर खूब काम करते रहे। भाषा के विकास विस्तार का कार्य भी प्रचुर मात्रा में हुआ।
जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आदि, गणित आदि विषयों के प्रकांड विद्वान थे, वे भौतिक, रसायन और गणित नहीं जान पाए। और जो हिंदी या भारतीय भाषाओं के आधिकारिक विद्वान थे, वे भाषाओं की दिशा में काम करते रहे। यानी हिंदी और सब्जेक्ट और अनुशासन और विषय, उनमें तालमेल नहीं बन सका। रेल की समानांतर पटरियों की तरह समान दूरी पर विषयविद और भाषाविद चलते रहे, काम करते रहे, दोनों के बीच में कोई सेतु नहीं बन सका। ये अनुशासन हिंदी में या भारतीय भाषाओं में प्रारंभ नहीं हो पाए, इसलिए हिंदी और भारतीय भाषाओं के विद्वान इन विषयों में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। कारण यही था कि पारिभाषिक शब्दावली उपलब्ध नहीं थी, अनुवाद हो नहीं पा रहा था, मौलिक लेखन इस दिशा में अपेक्षित था लेकिन उपेक्षित रह गया। आज परिणाम हमारे समक्ष है। शब्दावली आयोग ने धीरे धीरे पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत बनाए। बृहत विचार विमर्श के बाद विषयविद और भाषाविदों के चिंतन के साथ साथ कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया और शब्दावली निर्माण धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। और आज लगभग 8.5-9 लाख पारिभाषिक शब्द अलग अलग अनुशासनों के आयोग ने बना लिए हैं। ये अंग्रेजी अवधारणात्मक शब्दों के समतुल्य हिंदी अवधारणात्मक शब्द हैं, जिनके निर्माण से सैकड़ों हजारों विद्वानों, चिंतकों का मस्तिष्क, उनकी प्रतिभा जुड़ी रही है। अंग्रेजी हिंदी प्रशासनिक शब्दावली तथा हिंदी अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली के बृहत आकार में प्रकाशन की व्यवस्था की गई। शब्दों के अनुप्रयोग की चिंता की गई और हम हिंदी वालों की गरीबी का मुख्य कारण यह भी बन गया कि हमारे सभी जेबों में शब्द रूपी अथाह धन तो था, किंतु हम उन्हें खर्च नहीं कर पाए। जब तक शब्द प्रयोग में नहीं आएंगे तब तक उनकी लोकप्रियता, सार्थकता और स्वीकार्यता नहीं बन पाएगी। स्वतंत्र देश में न्याय अपनी भाषा में न हो, चिकित्सा अपनी भाषा में न मिले तो यह चिंता का विषय है। इसीलिए इसका मूल कारण हम जब देखें तो हिंदी में ज्ञान विज्ञान, विधि, तकनीक, उद्योग, प्रौद्योगिकी, प्रतियोगिता, समीक्षा, नियुक्तियां, साक्षात्कार आदि, इन सब में इनको हिंदी से न जोड़ा जाना एक बड़ा कारण दिखाई देता है। आज आवश्यकता है कि हम हिंदी की बात तो सब करते हैं, लेकिन हिंदी में बात नहीं करते। हम हिंदी में बात प्रारंभ करें। आज आवश्यकता है कि स्वतंत्र लेखन को प्रोत्साहित हिंदी में किया जाए। हिंदी में सहज, सरल, बोधगम्य अनुवाद किए कराए जाएं। यदि देश में युद्ध स्तर पर अनुवाद हो और वे अनुवाद साहित्येतर अनुशासनों में प्रचुर मात्रा में किए जाएं, तो देश की चहुमुखी प्रगति सुनिश्चित होगी। आज मौलिक रूप से हिंदी में लेखन की प्रवृत्ति को विकसित करने की आवश्यकता है। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है 2020, इसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं और अनुवाद को एक सर्विस प्रोवाइडर डिसिप्लिन के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब आवश्यकता यह भी है कि इन 75 वर्षों में हम अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की परंपरा का अनुपालन करते रहे। ज़रूरत है कि अब मौलिक सृजन हिंदी में हो और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद की परंपरा प्रारंभ हो, ताकि हिंदी के पाठ को हम किसी भी रूप में प्रामाणिक माने, अंतिम माने, मानक माने। देश को आज यह भी ज़रूरत है कि 2-3 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद विश्वविद्यालय बने। ये विश्वविद्यालय केवल अनुवाद शिक्षण प्रशिक्षण कराएं तथा दुर्लभ, आवश्यक और प्रासंगिक ग्रंथों का, सामग्री का अनुवाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर किया जाए। हर राज्य में कम से कम एक अनुवाद अकादमी अवश्य बने। यदि संभव हो तो विद्यालयी शिक्षा में भी अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अवश्य सिखाया जाए। ऐसा, और विद्यालयी शिक्षा में हम व्याकरण के साथ शिक्षा देते हुए अनुवाद की शिक्षा भी दें। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत या संस्थागत बहुत से प्रशंसनीय प्रयास इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इस अनुप्रयोग की वृत्ति को विकसित करने से हम जो स्वप्न देख रहे हैं कि विश्व की भाषा हिंदी बन सके, वह हम पूरा कर सकते हैं। केंद्र सरकार के कार्यालयों में, राज्य सरकार के कार्यालयों में, बैंकों में, रेलवे में, हवाई अड्डों पर, बस अड्डों पर, अस्पतालों में, शिक्षा संस्थानों में, खेल जगत में, मनोरंजन में, मीडिया में, रेडियो टीवी में, सिनेमा आदि में, बाजार भाव में, शेयर मार्केट में, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, आयात निर्यात, ऐसे अनेक क्षेत्रों में
जहाँ हिंदी में कामकाज की असली तस्वीर स्पष्ट नहीं है, उसको अब स्पष्ट बनाना आवश्यक हो गया। विज्ञापनों की भाषा हिंदी बने, प्रचार प्रसार की भाषा हिंदी बने, मूल्यों की भाषा हिंदी बने, संस्कार और संस्कृति की भाषा हिंदी बने, चिकित्सा और योग की भाषा हिंदी बने। कागजों पर जो आंकड़े दिए जाते हैं वो प्रामाणिक प्रतीत नहीं होते। व्यवहार में हिंदी अनुप्रयोग उतना नहीं दिखाई देता जितना वस्तुतः कागज पर दिखाई देता है। इसलिए अधिकारियों कर्मचारियों की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। एक प्रमुख कारण परंपरा से मिली अंग्रेजी प्रशासन की विरासत भी है। पूरा देश पुरानी अंग्रेजी फाइलों से नकल करके इस देश के समस्त प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन कर रहा है। पत्र बनाना हो, प्रारूप तैयार करना हो, टिप्पणी लिखनी हो, तो सब कुछ पुरानी पारंपरिक फाइलों से देखकर हम उसको कॉपी करके, उसकी नकल करके काम चला लेते हैं। वह सब अंग्रेजी में उपलब्ध है, सुविधाजनक है। यदि उनसे मुक्ति हो जाए और अधिकतम काम अपने आप हिंदी में प्रारंभ किया जाए तो कुछ हमारे अधिकारी कर्मचारी मौलिक काम करने लगें तो निश्चित रूप से ये जो लकीर पीटने की परंपरा है इससे मुक्ति मिल सकती है। हमारे पूर्वज फाइलों में जो लिख गए वो कितना प्रामाणिक है, कितना मौलिक है, कितना मानक है, इसकी चिंता किए बिना हम आंख बंद करके उसी का अनुसरण करते रहे और इसी में लगभग 75 वर्ष का समय हमने निकाल दिया। कहा जाता है, महाकवि प्रसाद ने कहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। इस देश के 75 वर्ष की आज़ादी हमारे सामने है। हम अब हिंदी के कार्यान्वयन, भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिए यदि प्रस्तुत नहीं होंगे, उनके समाधान नहीं खोजेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए निराशा का और चिंता का समय प्रतीत होगा। आज ज़रूरत है कि हिंदी में कामकाज किसी भी तरह पिछड़ना नहीं चाहिए, उसकी गति प्रगति सुनिश्चित होनी चाहिए, उसे लक्ष्यबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यही समय है जब हम वाक्य विन्यास सरल, बोधगम्य, सहज रखते हुए एक रूप मानक पारिभाषिक शब्दों का विधिवत प्रयोग करते हुए हिंदी प्रयोग की संभावनाओं को और अधिक सुदृढ़ करें, आगे बढ़ाएं। हिंदी के प्रति जो हमारी उदासीनता है उसे दूर कर हिंदी को थोड़ा समय देकर देश की आवश्यकता अनिवार्यता को पूरा कर सकते हैं। बात अंग्रेजी के विरोध की भले ही ना हो, किंतु स्वतंत्र भारत में अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों की रक्षा यदि करनी है तो हिंदी की प्रयोग धर्मिता को निश्चित रूप से बढ़ाना होगा। हिंदी का आधुनिकीकरण, हिंदी अनुवाद की युद्ध स्तर पर नेटवर्किंग, मीडिया का और अधिक सहयोग, कर्मचारियों और अधिकारियों की सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका, सरकार तथा सरकारी संस्थाओं की निष्ठा एवं गंभीर दायित्व बोध, हिंदी भक्ति या भाषा भक्ति को भी राष्ट्रीय चेतना तथा स्वतंत्र चेतना महसूस करने की भावना और हिंदी को लेकर हिंदी इतर भाषा भाषियों के मन में उनके घर कर गई गलतफहमियों को दूर करने, उनका निराकरण करने की आवश्यकता भी आज अत्यधिक है। आज का युग सूचना, संचार तथा विचार विमर्श का युग है। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है। प्रचार प्रसार माध्यमों का तेजी से हो रहा है। सामाजिकरण तथा जनमानस पर निरंतर बढ़ते हुए कंप्यूटरीकरण के दबाव को, प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में विदेशों से आई कंप्यूटर विद्या ने प्रारंभ में अपने अंग्रेजी वर्चस्व के आतंक से हमें भयभीत तो किया, किंतु भारतीय मनीषा और यहाँ की कर्तव्य निष्ठा ने, भाषाई शक्तियों ने इस चुनौती को शीघ्र ही चुनौती दी और परिणामतः भारत के युवा मस्तिष्क एवं अनुभवी दिशा निर्देशों ने सूचना प्रौद्योगिकी का उत्तर भाषा प्रौद्योगिकी से दिया। अनेक भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों और उपबोलियों के इस समृद्ध देश में हमारे कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कठोर तथा अथक परिश्रम से, अपनी निष्ठा और साधना शक्ति से कंप्यूटर पर भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को प्रतिष्ठित कर दिया। भाषाओं की संवेदनात्मक शक्ति ने मशीन का हृदय जीत लिया और इस दिशा में सर्वाधिक सफलता हासिल की हिंदी ने। और हिंदी जो बहुत महत्वपूर्ण भाषा बनकर हमारे सामने उभरी, वह
इस तरह से कि संस्कृत, हिंदी और भारतीय भाषाएं कंप्यूटर के लिए सहज और बोधगम्य भाषाएं बन गईं। भारत के शहरी, ग्रामीण, समस्त समुद्री अथवा मरुस्थलीय समस्त क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि हिंदी और कंप्यूटर का, भारतीय भाषाओं और कंप्यूटर का रिश्ता बनता चला गया। वस्तुतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी भारत के जनमानस की एक ऐसी सशक्त, समर्थ, सक्षम और दक्ष भाषा बने जिससे संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत लिपि देवनागरी का सुदृढ़ संबल जुड़ सके और उस देवनागरी के माध्यम से हम विश्व के अद्यतन अधुनातन ज्ञान विज्ञान को न केवल आत्मसात करें, उसके अनुवाद के माध्यम से अपनी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कालजयी रचनाओं के अनुवाद के माध्यम से हम भारतीय संस्कृति का, भारतीय मनीषा का, भारतीय प्रतिभा का विस्तार कर सकें। भारत का रंगीन स्वप्न इस भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना एवं संचार के उपकरणों पर अब साकार होता दिखाई देने लगा है। हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर अब बाजार में उपलब्ध हैं। हमारे दैनिक जीवन के समस्त क्रियाकलापों से लेकर कार्यालयी, व्यावसायिक, वित्तीय, वाणिज्यिक, सौंदर्य शास्त्रीय, साज सज्जापरक, गणितीय, सांख्यिकीय, प्रकाशकीय तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक क्षेत्रों और अनुशासनों में कंप्यूटर का सफलतम प्रवेश हो चुका है। जिस कंप्यूटर तथा उसकी भाषा को लेकर हम भयभीत तथा सहमे हुए थे, उसे जीवन के हर क्षेत्र में जोड़कर हमने अपनी भाषाओं से जीत हासिल की है और हिंदी भाषा इस दृष्टि से अग्रणी है, शिरोधार्य है। हिंदी में शब्द संसाधन का कार्य करने के लिए आज बाजार में जिस कार्ड, जिस्ट, शैल, सुलिपि, आकृति, एपीएस, शब्द रत्न, लीप ऑफिस, अक्षर फॉर विंडोज, सुविंडोज, प्रकाशक तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। बैंकों के लिए अनेक द्विभाषी सॉफ्टवेयर भी अब विकसित कर लिए गए हैं। अंग्रेजी, हिंदी और इसी प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं के परस्पर अनुवाद की संभावनाएं भी कंप्यूटर पर अब खोज ली गई हैं। अनेक प्रकार के हिंदी फॉन्ट्स भी अब बाजार में उपलब्ध हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, सीडेक कंपनी या इसी तरह की IBM, टाटा, ऐसी तमाम सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने इस क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभाई है। IBM, टाटा द्वारा बाजार में लाए गए हिंदी PC DOS की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई। हिंदी DOS के आ जाने से अब तक जो निर्देश अंग्रेजी में दिए जाते रहे वो भी हिंदी में दिए जा सकते हैं। और यही नहीं, इस सब के साथ साथ हम टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट की सुविधा के माध्यम से हिंदी को कंप्यूटर पर बोलकर भी टंकित कर सकते हैं। हिंदी में ये तमाम उपलब्धियां मील का पत्थर साबित हो रही हैं। कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक CD का निर्माण भी भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने किया। इसके द्वारा MS वर्ड के साथ साथ हिंदी का प्रयोग, इंटरनेट, ईमेल आदि की विस्तृत एवं सहज जानकारी भी हासिल की जा सकती है। इस दिशा में हिंदी में निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण की सरकारी योजनाएं भी अत्यंत कारगर सिद्ध हुई हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और ERNDSI नोएडा ने भी हिंदी भाषा के कंप्यूटरीकरण की दिशा में अत्यंत दुर्लभ कार्य किया है। वास्तव में आज जरूरत इस बात की है कि या तो हिंदी भाषी तथा हिंदी के विद्वान लोग, साहित्यकार लोग, पत्रकार, कलाकार, अध्यापक, प्राध्यापक, शिक्षक, विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में विशेषज्ञ, उद्योग और प्रौद्योगिकीय विषयों को, अनुशासनों को हिंदी में लाने के लिए यथासंभव प्रयत्न करें। इन क्षेत्रों और अनुशासनों के विशेषज्ञ हिंदी के माध्यम से इन विषयों को जन जन तक पहुंचाने में मौलिक या अनूदित दृष्टि से अपनी भूमिका निभाएं। इससे ज्ञान एवं प्रतिभा का दोहरा विकास होगा और अंततः राष्ट्र प्रगति करेगा। वास्तव में सूचना का उपयोग अब एक तकनीकी प्रक्रिया के द्वारा उपभोक्ता की दृष्टि से किया जाने लगा। भारत अब मात्र हरित क्रांति का ही देश नहीं रहा, श्वेत क्रांति, ब्लैक डायमंड का भी देश बन गया। भाषाई क्रांति और मशीनीकरण के गठबंधन ने सूचनाओं के आधार भंडार को उपादेयता से जोड़कर उनका व्यावसायीकरण भी किया। यदि दुनिया के लिए उनके साथ कदम मिलाकर चलना है तो हमें यह मानना होगा कि उनसे आगे निकलने या उनके साथ चलने के लिए हमें
बहुत सारी नवीनताओं को, मौलिकताओं को, आधुनिकताओं को आत्मसात करना होगा। राष्ट्रभाषा हिंदी को सक्षम, समर्थ और दक्ष बनाते हुए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से पूरी तरह जोड़ने की आवश्यकता होगी। संचार साधन के अद्यतन रूपों में उपग्रह, सैटेलाइट्स की आवश्यकता भी पड़ती है। पश्चिमी देशों में आयातित इस परिकल्पना के माध्यम से हम आंकड़ों और सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु देश विदेश के अपने दूरस्थ कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर इंटरनेट के माध्यम से यह लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यदि भारत में बैठकर हम अपने व्यवसाय, रोजगार या परियोजना आदि को विदेशों में बैठे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम किसी भी ऐसी भाषा के माध्यम से जो कि यहाँ कंप्यूटर पर उपलब्ध हो, यहाँ सूचना भेजनी हो, वहाँ इसको भेज सकते हैं। इस कार्य को सहज ही कर सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि यदि अमेरिका में, रूस में, चीन में या इसी प्रकार के अन्य देशों में हम हिंदी में सूचना भिजवा रहे हैं तो वहाँ के लोग हिंदी न जानने के कारण उसका अनुवाद अपनी भाषा में कराएंगे और अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने का प्रयत्न वो करेंगे। परिणामतः हिंदी का विस्तार होगा और इसी प्रकार वेबसाइट का उपयोग भी इंटरनेट पर किया जाता है। इसके लिए भी भाषा का माध्यम अनिवार्य होता है। ऐसे में हिंदी में आज इन सभी अवरोधों को पार कर अपनी एक विशिष्ट जगह बना ली है। देश विदेश की तमाम भाषाओं में अब हिंदी तथा अंग्रेजी सूचनाओं को अनुवाद के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। आज का युग विज्ञापन का युग है और विज्ञापन के मूल में भी भाषा तथा अनुवाद की शक्ति विद्यमान है। विवाह के विज्ञापन, कार, स्कूटर, मोटर बाइक खरीदने बेचने, खोने पाने के विज्ञापन, जीवन मरण के या शिक्षा दीक्षा के या चिकित्सा आदि के, रोजगार आदि के, न जाने कितने प्रकार के विज्ञापन हैं जिनको अब हम हिंदी में देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों की भाषा की बात हो, मनोरंजन की बात हो, संवादों की बात हो, एक नया मुहावरा, एक नया तेवर हिंदी ने अपना बना लिया है। स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण की आधुनिक अवधारणा को सूचना एवं भाषा प्रौद्योगिकी ने साकार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूचना प्रौद्योगिकी से हिंदी को जोड़ने पर कुछ अत्यंत सुखद परिणाम हमारे सामने आए भी हैं। एक तो जनमानस से जुड़ी भाषा हिंदी एलीट क्लास से भी जुड़ गई है। कामकाज, खेल जगत, शेयर मार्केट, वित्त वाणिज्य, आंकड़े, कार्टून, इन सब में अब हिंदी का प्रवेश हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकी कार्य पद्धति में भी हिंदी के जुड़ने के आसार अब दिखाई दे रहे हैं। गुणवत्ता पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठा का उन्नयन इसी के माध्यम से होने लगा है। कार्य क्षेत्र विस्तृत हो गए हैं, सौंदर्य चेतना का समावेश हो गया है, पारदर्शिता आने लगी है, चयन की सुविधा होने लगी है और इस तरह से बहुवैकल्पिक व्यवस्था में एक उपयुक्त, सटीक और सार्थक विकल्प चयन की सुविधा भी हिंदी ने हमें उपलब्ध करा दी है। आत्म प्रसार के अवसर खुलने लगे हैं, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का भाव पैदा होने लगा है और इन सब में बढ़कर कुएं से निकलकर भाषा अब अथाह, अपार, विराट, विशाल समुद्र की भाषा बनती जा रही है। अब ईमेल, टेलीनेट, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई विजिलेंस, ई एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, साइबर कैफे, साइबर ढाबे, ई कंटेंट, इन सब का जमाना, इन सब का युग आ गया। सूचना प्रौद्योगिकी के सहस्र हाथ बन गए। इन सभी हाथों की शक्ति अब हिंदी बन रही है और अब शब्दकोशों से विश्वकोशों की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। सूचना तंत्र की जादुई शक्ति अब विश्व भर में बैठे मानस को तुरंत शक्तिमान बनाने लगी है। इस शक्ति स्रोत में हिंदी की भूमिका निश्चित रूप से बढ़ रही है, सशक्त हो रही है। हिंदी का सशक्तिकरण हो रहा है, भाषा का आधुनिकीकरण हो रहा है और नए पारिभाषिक शब्द, विदेशी अवधारणाओं को आत्मसात करने की वृत्ति, ज्ञान लोक को आलोकित करने की परंपरा, ये सब हिंदी के पास अब दिखाई देने लगी है। समस्त प्रेस सूचना कार्यालय, फिल्म डिवीजन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार विभाग, प्रकाशन विभाग, संगीत और नाटक अकादमियां, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, फोटो डिवीजन, अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संग्रहालय, रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया, फिल्म प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी भाषा का अनुप्रयोग, ये सब कुछ अब हमें साक्षात रूप से साकार होता हुआ दिखाई देने लगा है। डबिंग, टाइटलिंग, कैप्शनिंग आदि के क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, जिसका सुपरिणाम हम देख पा रहे हैं कि हिंदी इतर भारतीय भाषाओं की का सिनेमा या दूरदर्शन
और विदेशी भाषाओं के सिनेमा और दूरदर्शन का बोलबाला भी हिंदी के दर्शकों के कारण होने लगा, क्योंकि उनकी कैप्शनिंग, टाइटलिंग, वॉइस ओवरिंग या उनके संवादों का अनुवाद, ये सब उनके धनार्जन का प्रमुख मार्ग प्रशस्त करने लगे। एक बार पथ मिल जाए फिर तो धीरे धीरे राह बढ़ती खुलती चली जाती है। हिंदी ने भी अभेद दुर्ग को निशाने पर रख लिया है। अब वह दिन दूर नहीं लगता जब हिंदी विश्व की भाषा बनकर चहुमुखी विकास करेगी। पूरे परिदृश्य को देखें तो यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हिंदी का वर्चस्व बाजारवादी संस्कृति में, उपभोक्तावादी बाजार में, व्यवसायवादी दृष्टि से, रोजगारवादी दृष्टि से अनेकानेक संभावनाओं के साथ उजागर हो रहा है, उद्घाटित हो रहा है। हमें फिलहाल हिंदी में अंग्रेजी या हिंदी में तकनीकी स्पर्श, दुरूहता, विकटता तथा असहजता, शुष्कता आदि बातें छोड़कर इस भागीरथ यत्न को निरंतर और गति प्रदान करने की आवश्यकता है। यही हिंदी अंततः अन्य भारतीय भाषाओं के भी समस्त बैरियर तोड़ते हुए उन्हें विश्व मंच पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए मित्रों, कह सकते हैं कि हिंदी का आज जो रूप स्वरूप हमारे सामने है वह इस बात का साक्षी है कि लगभग 1100 वर्षों की विकास यात्रा करते करते हिंदी अपनी अनेक 18 बोलियों से साहित्यिक, कविता की और गद्य विधाओं के इस यात्रा से आगे निकलते निकलते ज्ञान विज्ञान की भाषा बनी, तकनीक प्रौद्योगिकी की भाषा बनी, शासन प्रशासन की भाषा बनी और अब उच्च शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा में, प्रौढ़ शिक्षा में हम हिंदी के, भारतीय भाषाओं के मातृभाषा के कार्यान्वयन के स्वप्न को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी संकल्प के साथ अब लागू की गई है, जिससे हिंदी को, भारतीय भाषाओं को, संस्कृत को, मातृभाषा को एक जो महत्व अपेक्षित था, चाहिए था, वह भी प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हिंदी दिवस, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा, इसका स्मरण, इसका आयोजन, ये हम सब की गौरव का, हम सब की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक पर्व है, जो हम सितंबर के महीने में प्रतिवर्ष विधिवत सहर्ष सगर्व आयोजित करते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी की इस विकास यात्रा को, हिंदी की इन उपलब्धियों को, हिंदी की इन चुनौतियों को आपके समक्ष रखते हुए मैं यह निष्कर्ष रूप में कह सकता हूँ कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है। आज हिंदी ब्लॉग राइटिंग में, ट्विटर राइटिंग में, प्रवासी साहित्य में और तमाम तरह के विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षण, प्रशिक्षण तथा शोध आदि की दृष्टि से अपनी एक रचनात्मक स्थान और भूमिका वो सुनिश्चित कर रही है। हिंदी के माध्यम से रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं। हिंदी के माध्यम से एक आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। भारतीय संस्कृत साहित्य की वह जो मनीषा है, वह जो ज्ञान संपदा है, भारतीय योग परंपरा है, भारतीय चिकित्सा परंपरा है, इन सब के क्षेत्रों में हिंदी अब अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रही है। मित्रों, इस समस्त चर्चा के बाद मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का परचम लहराएगा। हम सबको आवश्यकता है, अब हम सब से ये अपेक्षा है कि हम अपने अपने हिस्से की आहुति इस राष्ट्रीय हिंदी विकास यज्ञ के लिए प्रस्तुत करें और प्रयत्न करें कि स्वतंत्र भारत की अस्मिता की भाषा, उसकी पहचान हिंदी बने और उसके बाद धीरे धीरे हिंदी का अनुसरण करते हुए बाकी भारतीय भाषाएं भी विश्व मंच की ओर अग्रसर हों। इस विषय को यहीं विराम देते हैं, आपसे अनुमति लेते हैं। नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।